ये ए है और मैंने ये स्लैंट हाइट बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं जब ये पीछे वाला सरफेस को इन्वेस्टिगेट करूंगा तो पीछे वाले सरफेस में मुझे ए यहाँ पे मिल रहा है, एंड बिकॉज दिस स्लैंट हाइट इज बी एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस लेंथ विल बी बी कॉस थीटा ना। सो यस सर, जब मैं समझ गए। एरिया निकालूंगा तो ए बी कॉस थीटा मुझे एरिया की वजह से आ रहा है, नॉट एरिया के कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, यस सर। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्लोज सरफेस इज 0. This means number of field lines entering a closed surface is equals to number of field lines leaving the surface, closed surface. This also means, ये हम गॉस लॉ में देखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ऑल्सो मीन्स ये हम गॉस लॉ में देखेंगे, नो चार्जेस or enclosed in the volume. नो चार्जेस enclosed in the volume, ये तीन मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करे हैं। सिमिलरली अब आ जाओ और एक क्यूब के लिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सेम चीज है, मैं अब क्यूब रख रहा हूं, साइड ए है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाली कर दिया सर है। हाँ बताओ, ये कंक्लूजन हर 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 शेप के लिए कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए? फॉर एवरी शेप, फॉर एवरी शेप। कैसे? मैंने यहाँ क्लोज सरफेस लिखा, देखो ना, वही दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा यस। देखो क्यूब है, क्यूब में से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, cos 180 e a स्क्वायर बोल दूं मैं, ठीक है। सिमिलरली 8 7 6 5, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एंगल 0, सो cos 0 1 e a स्क्वायर 1 8 5 4, area vector direction this, electric field direction this, angle between them 90 degrees, so 1854 0. Similarly, I can say this value would stand for 2 7 6 and 3, 2 7 6 and 3। और अब दो फेस बचते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगेन 90 डिग्रीज, इसका भी फ्लक्स 1278 1278 at 0। Similarly, flux of 4 4 5 6 3, 4 5 6 and 3, इसके लिए भी 0 हो गया। तो आपको देखो, ये तो टोटल आपका 0 है ही, इन दोनों को ऐड भी कर रहे हैं तब भी आपको नेट 0 मिल रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स ड्यू टू ऑल 6 सरफेसेस कर रहा हूं तब मेरे को 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही पहले वाले केस में
ना ही इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में जा रहा था, इसमें जितना फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में जा रहा था उतना ही आउट हो गया. Phi in is equals to phi out. Phi in is equals to phi out. Similarly, in this case also, because this is a closed surface, number of field lines entering is equals to number of field lines exiting. Right? गॉस लॉ में हम देखेंगे जब ये केस ट्रू होता है तब अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होता. क्लियर ये बात? क्लियर है ना ये बात? यस सर. अब और एक केस देखो. मैं 3 केस ले रहा हूं. सिलेंडर है, पहले ऐसे रखा हुआ है, फिर ऐसे रखा हुआ है, फिर एट एन एंगल, सिलेंडर को ऐसे रखा हुआ है. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. मैं पहला केस कर रहा हूं, बाकी दोनों का आंसर आप बताओगे. अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर के पास कितने सरफेसेस हैं बताओ? हाँ, हाउ मेनी सरफेसेस? 3 ना. कौन कौन सा? one this, another this, and third is this curved surface, है ना. ये curved surface तीसरा हो जाता है. Okay, now tell me the area vector of this curved surface, the left one, will be in this direction, and area vector of the right curved face is in this direction. What will be the direction of the curved surface का area? इसका एरिया किस डायरेक्शन पे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल ना. अगर मैं हर इसका पॉइंट ये के लिए अलग. नहीं, अगर इसका एक्सिस में ये मान लूं और इसके एक्सिस से हर जगह पर ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे निकलेगा. एरिया वेक्टर एकदम नॉर्मल टू दी सरफेस निकलेगा. ठीक है, मतलब एक सिलेंडर को इमेजिन करो एंड आप उसके एक्सिस से, जैसे कि ये केस हुआ, आप ये सिलेंडर को इमेजिन करो, ये इसका रेडियस वेक्टर है, कहीं पे भी इसका रेडियस वेक्टर है, तो अलोंग द रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलता हुआ रहेगा. ठीक है, एंड जो एरिया वेक्टर है उन सरफेसेस का जो कि फ्लैट है उनका ऐसे बाहर आता रहेगा. सिमिलरली इस केस में भी एरिया वेक्टर इधर पे बाहर, इधर पे बाहर, और जो कर्व्ड है उसका बाहर ऐसे. ठीक है, अब देखो मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे है तो इसमें मैं कह लेता हूं कि चलो आर और लेंथ एल है सिलेंडर का. तो मेरे को बताओ ये एरिया वेक्टर A1 और ये A2 मैं कहूं तो A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. कोई दिक्कत? ठीक है, सो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ एरिया वेक्टर 1. इसमें cos 180 डिग्री हो जाएगा तो ये E पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन के साथ. सिमिलरली फाई 2 अगर मैं करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ A2 हो जाएगा विच विल गिव यू E पाई आर स्क्वायर. इसमें cos 0 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है. सिमिलरली अगर मैं फाई 3 करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ A3 आपको ये, लेकिन एरिया तो 2 पाई आर एल है, ये तो 2 पाई आर एल है, लेकिन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्रीज है. इसके वजह से ये वैल्यू आपको 0 मिलेगा. ठीक है, ये वैल्यू आपको 0 मिलेगा. अगेन ये क्लोज सरफेस है तो फिर आपको फाई नेट यहाँ पे 0 मिल रहा है. अगेन यहाँ पे फाई नेट 0 मिल रहा है. बट अगर मैं पूछूं फाई इन कितना है, फाई इन तो मतलब आप क्या कहोगे? दिस मच अमाउंट ऑफ इज फाई इन. What is phi out? This much amount is phi out. What is phi through curved surface? What is phi through curved surface?
What is the phi through curved surface? E. It is 0. Phi through curved surface is 0. Why? Because the angle between them is 90 degrees. All right. क्लियर है ना? दूसरा वाला क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को. phi 1 बताओ कितना होगा? This is A1, this is A2, this is A3. phi 1 बताओ कितना होगा? जीरो. phi 2, phi 2, जीरो. phi 3, जीरो. नहीं यार. नेट जीरो होगा तो इधर देखो. हाँ, ऑफ कोर्स ये 0 हो जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ पे इतने हाफ में, यहाँ देखो फिजिक्स कैसा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है. 0 तो हो गई इवेंचुअली. ये कर्व्ड सरफेस में इतने एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और इतने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा भी रहा होगा, बराबर जा रहा होगा. ऑफ कोर्स नेट तो 0 होना है. ऑफ कोर्स नेट तो 0 होना है. तो कितना एरिया आ रहा है? जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्रीज है. तो यहाँ पे माइनस EA हो जाएगा फ्लक्स. जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्रीज है. तो यहाँ पे आपको फाई पॉजिटिव EA आएगा. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आपको 0 आएगा. सर ठीक है. हाँ उसमें तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही. तो सिर्फ एक ही फ्लैट सरफेस का एरिया देख रहे हैं सर? देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस लिया हुआ है जिसके क्रॉस सेक्शन के अबाउट आपको नेट फील्ड जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर आता हुआ दिख रहा है. ठीक है. अगर मानो कि मैं थोड़ा सा एंगल पे एक फ्लैट सरफेस लेता हूँ, ये क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एरिया ही है, थोड़े से एंगल पे ले रहा हूँ. मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन पे, इनके बीच में कुछ एंगल है. ठीक है, थोड़े से एंगल पे ले रहा हूँ. तो इस केस के लिए भी दो इनके बीच में एक थीटा एंगल इन्वॉल्व रहेगा. तो ये जो एंगल हो जाएगा इसके बीच में कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा. बट रिजल्टेंट क्या है? ये दोनों कैंसिल होने वाले ही है ना. जब मैं दोनों को, कितना फ्लक्स आया अंदर और कितना फ्लक्स गया बाहर, दोनों को जब ऐड करूंगा तो आपको यहाँ पे प्लस EA Yes, cos sir. थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस EA cos थीटा आएगा. तो इवेंचुअली वो दोनों कैंसिल हो जाएगा. समझ रहे हो बात? तो वो मैटर नहीं कर रहा कि आप किस फैक्टर को ले रहे हो. बट एक ही, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूँ कि एक जगह पर 180 डिग्री है, दूसरी जगह पर 0 डिग्री है, तो सिंप्लीफाई कर देता है सोल्यूशन. ठीक है. बट अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, टेल मी फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो आपका आंसर 0 नहीं होगा. तो आपका आंसर E इंटू 2πRL हो जाएगा. ठीक है, समझे ना बात को? यहाँ पे मैं 5 पूरे सरफेस में से पूछ रहा हूँ, तो आपका आंसर 0 आ रहा है. बट अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितने कर्व्ड सरफेस में से गया है, मतलब
ये जो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ था ना, ये क्रॉस सेक्शन जो बनाया हुआ था, इस क्रॉस सेक्शन में से कितना फ्लक्स जा रहा है आप बता दोगे, तो वही उसके उसके कर्व सरफेस में से जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑफ कोर्स इसमें भी फाई नेट जीरो आएगा आपको, बट आपको बताना है फाई थ्रू द कर्व्ड सरफेस. अगर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो फाई 1 कितना हो जाएगा, फाई 2 कितना हो जाएगा, फाई 3 कितना हो जाएगा. पहले तो आप ये देखो कि जो फाई नेट है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये चेक करो, फिर तुम बताने की कर्व सरफेस एरिया के लिए कितना होगा. से हुआ आवाज नहीं आ रहा, बताओ. अच्छा, 2πRL कैसे होगा ये पूछ रहे हो ना शायद से. देखो देखो, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना सरफेस एरिया फेस करेगा. अगर मैं इस सिलेंडर को, ये प्लेन जो मैंने शेडेड रीजन या व्हाइट से शेडेड रीजन बनाया हुआ है, उस प्लेन के अबाउट काट दूं, ठीक है, तो इतने एरिया में से वो जा रहा है टोटली, ठीक है, इतने एरिया में से वो जा रहा है टोटली, तो इतने का एरिया ये एल है, ठीक है, एंड इसका सरकमफेरेंस कितना है 2πr. इसका सरकमफेरेंस 2πr है या नहीं है. तो इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया एक साइड का कितना हो जाएगा, पाई आर एल. इतने सरफेस एरिया में वो घुस रहा है, और जो आधा बचा हुआ है, जो और आधा बचा हुआ है, उसमें से सेम बराबर सरफेस एरिया में से निकल रहा है, ठीक है. तो दिस मच इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करूंगा, इतना तो फाइन बोलूंगा, इतना फाई आउट बोलूंगा. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर दिस मच इन प्लस दिस मच आउट. तो टोटल तो ये दोनों जा रहा है ना, मतलब मैं मैग्नीट्यूड ऐड कर रहा हूं बस, ठीक है, समझे ना बात को. अच्छा, फाई 1 कितना आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आपको वर्टिकल के साथ मैंने थीटा दिया हुआ है, तो जो आपको यहाँ पे आ जाएगा E A1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, बट इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एंड फाई 3 ये cos थीटा हो जाएगा. ये दोनों तो इवेंचुअली कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, बचा आपका यही है. इसमें आपको जो नेट फ्लक्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू मिल जाएगा, विच विल बी 2πRL cos theta. This much is the through curved surface. सर यहाँ पर भी तो पाई आर एल कॉस थीटा होगा ना.
नहीं, नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। ये तो इवेंचुअली ये भी जीरो हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जितना निकल रहा है और यहाँ से जितना निकल रहा है दोनों माइनस कर जाएंगे। बट ये नेट फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, जो इसके आधे में से कितना एंटर कर रहा है, इतने आधे में कितना एंटर कर रहा है और इतने आधे में कितना छोड़ रहा है। ठीक है, तो वो दोनों को ऐड करने के बाद आपको तो 2 पाई आर एल कॉस थीटा ही हो जाएगा ना। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अब मानो कि हम ये कर रहे हैं, हेमिस्फीयर है ऑफ अ रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा है। फिर मैं इसी हेमिस्फीयर को ऐसे रख रहा हूँ, अब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा है। फिर मेरा केस मानो कि एक कोन है, जिसका हाइट h है, एंगल थीटा और रेडियस r। फिर मेरा कोन हॉरिजॉन्टल पे है। इस पे भी आपको फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस बताना है। इस पे दो केसेस हैं कि एक पहले वाले केस में मानो कि ये जो फ्लैट सरफेस है ये ओपन है। ठीक है, तो मतलब अगर ये फ्लैट सरफेस ओपन हुआ तो क्या ये मैं हेमिस्फीयर को क्लोज्ड बोलूंगा? बताओ। नो सर। अगर नहीं बोलूंगा तब मेरा क्लोज्ड स्फीयर नहीं है, तब फिर यहाँ पे नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, वो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट और एक केस हो जाएगा, इसका सेकंड केस है, जब आपका फ्लैट सरफेस जो है वो क्लोज्ड है ना। कर्व्ड सरफेस से आपको फ्लक्स बताना है, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया कर्व्ड सरफेस का। कर्व्ड सरफेस का एरिया किस तरीके से बाहर निकल रहा होगा? इधर से ऐसे नॉर्मली निकल रहा होगा हर जगह से, है ना? हर जगह से नॉर्मली निकल रहा होगा। ऑलराइट, तो हर जगह पर अगर मानो कि मैं कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेके वहां पे अगर उसका एलिमेंट लेकर देखूं, तो उसी का ये सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे आपको एक एलिमेंट भी मिलेगा। उसी के सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड भी आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आप ले सकते हो। तो क्या होगा उसके नेट फ्लक्स का एक कंपोनेंट, तो मान लो कि ये मैं इन दोनों एरियाज को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली सारे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होकर आपको नेट एरिया क्या है यहाँ से ई ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल तो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो cos 0 1 है और एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इतना फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस है। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू भी 2 पाई आर स्क्वायर है। हर एक पॉइंट पे नहीं है, हर एक पॉइंट पे नहीं है, बट मैं यहां से लेके जब इसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा?
मैं इसको एक ऐसे कर्व्ड एरिया लेकर इसको फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल दिस पॉइंट में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, मतलब एक मल्टीपल ऐसे ऐसे रिंग्स ले लेकर मैं इसको यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तब जाके मेरे को 2πr² मिल जाएगा। गेटिंग इट? आपका Yes, sir. नेट एरिया तो 4πr² ही है ना। ठीक है, और अगर ये मेरा केस कब हो गया, ये ओपन का केस हो गया। अगर मेरा सिस्टम जो फ्लैट सरफेस है वो क्लोज्ड होता, तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस बताओ। E2πr². बाहर की डायरेक्शन पे होगा तो नेगेटिव बताओगे नहीं। हाँ, -E2. ठीक है, अगर ये क्लोज्ड होता तो, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली ये दूसरे वाले केस का देखो। दूसरा वाले केस अपने बाद में कर लेना, बट मुझे कोन का बता लेने दो, उसके बाद हम लोग सर, दो कर। हाँ, ऊपर वाला केस में जितना अमाउंट घुस रहा है वो E πr² है और जितना निकल रहा है E2πr² है। कैसे? ये फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस है। हाँ, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना सर, नेट फ्लक्स जीरो थ्रू तभी कर्व्ड तो होगा। सरफेस। क्वेश्चन तो सही है आपका। इनफैक्ट अगर क्लोज सरफेस है तो फाई थ्रू फ्लैट सरफेस and phi through curved surface should be equal to 0 अगर क्लोज सरफेस है। चलो मैं इसमें सोचता हूँ, पहले आप ये कोन का देखो, ये वाला कोन का देखो, मैं तब तक उस पर थोड़ा देखता हूँ। ये कोन है, कोन का हाइट h है, ये एंगल थीटा है, रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। आपको फिर से इसके कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स बताना है। ओके, फ्लैट सरफेस से भी फ्लक्स बताओ। फ्लैट सरफेस ये हो गया, और कर्व्ड सरफेस से भी फ्लक्स बताओ। ओके, कर्व्ड सरफेस से एरिया कितना, फ्लैट सरफेस से एरिया फ्लक्स कितना होगा? फ्लैट सरफेस वालों तो डायरेक्टली बता सकते हो नहीं? 0 सर। 0 वाई? थीटा इक्वल टू 90 एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। हाँ, एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। कर्व्ड सरफेस। नाउ of course again in this phi in will be equal to phi in plus phi out will be 0 of course, but when I'm asking curved through curved surface से आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करके बताओगे। ऑलराइट, तो आपको मैग्नीट्यूड ऐड करके बताने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐसा एक ट्रायंगल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ 2r √l² प्लस नहीं h² प्लस 4r²। अरे देख के समझ, परपेंडिकुलर हाइट ही तो h है। ओ हाँ, यस।
हाँ तो सिंपल तो हो गया ना, यही तो एरिया हुआ। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ एरिया हाफ आर एच। दिस बेस इज द 2R हो फ्लक्स। जाएगा ना। क्या हो गया, बेस 2R हो जाएगा। हाँ बेस 2R हो जाएगा, बेस 2R हो जाएगा, सही बात, बेस 2R हो जाएगा। दूसरे वाले को इन्वेस्टिगेट करो। ई पाई आर स्क्वायर आएगा सर। थ्रू फ्लैट सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस। यहाँ पे फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना होगा, ई पाई आर स्क्वायर ही होगा। माइनस ना यार, माइनस। ओ हाँ सॉरी माइनस। ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, प्लस माइनस दोनों दिया रहेगा। यहाँ पे कर्व सरफेस बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कर्व सरफेस बताना मुश्किल हो जाएगा। खैर कर्व सरफेस यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अभी वो वाले पार्ट में नहीं आता है। जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख लेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आखिरी 5 मिनट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं भी वो स्फीयर वाला भी बताता हूँ, रुको। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था आई थिंक पिछले क्लास में, कि एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, और एक प्लेन है जो कि यहाँ से a डिस्टेंस पे है, एंड दूसरा इसका एंड √2a डिस्टेंस पे है। इसका खुद का लेंथ a है। ओके ये स्क्वायर सरफेस है। आपको ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट वायर पे रखा हुआ था, ये बताना था। रूट टू ए किसका लेंथ है सर? √2a लेंथ नहीं है बच्चा, ये ओ अच्छा स्क्वायर है। डिस्टेंस। हाँ ये स्क्वायर है फेस ना इसका, तो इसका जो क्लोजर एंड है इस स्क्वायर सरफेस का, ये क्लोजर एंड इस वायर से a डिस्टेंस पे है, और इस सरफेस का जो दूसरा वाला डिस्टेंस है वो √2a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्रीज का, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है, स्क्वायर सरफेस है। तो आपको बताना है यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये शायद से मैंने पिछले क्लास में करवाया था, आंसर आना चाहिए लैम्डा a स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आई गेस। करके देखो जल्दी से।
हिंट्स यहाँ पे हैं कि आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले लोगे which is at a distance of x from one of the ends. The length is dx. This distance, let it be r. The electric field would be along this length, dE. The electric area would be okay, ये dE नहीं होगा, ये just E होगा, and the area vector would be dA, which will be equal to a times of dx, and the angle between them theta अगर है, with that will be this angle. एंड आपको ये एंगल को लेकर जाना होगा 0 से 45 डिग्रीज तक इंटीग्रेशन में. आपको फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ ds वेक्टर. सो एंगल बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज dx, एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r a dx cos theta. I can, because in this triangle I can easily say if this is x, this is r, this is a, this is theta, so I can say that lambda by 2 pi epsilon naught a by r is cos theta, isn't it? A by r is cos theta, base by hypotenuse, right? सर साउंड नहीं आ रहा है. साउंड नहीं आ रहा? अभी आ रहा है ना? हाँ यस सर. हाँ, तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज a dx. इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. r इज वायर से लेके इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस multiplied by the angle between both of them. Area vector would be along this line, so area vector is this. Electric field vector would be this line, so दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल है वही थीटा हो जाएगा, एंड cos थीटा इनके बीच में. एरिया वेक्टर, ये ट्रायंगल सही है, x a, ओके. सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ रहा है क्या देखो. सर ये x का टर्म तो है ही नहीं इंटीग्रल में, dx है कर. तो इस ट्रायंगल से आप रिप्लेस कर सकते हो ना. इस ट्रायंगल पे x by a is tan theta, है ना. x by a is tan theta, so dx Yes. turns out to be a secant square theta d theta. So dx will turn out to be a secant theta d theta. cos theta है ही यहाँ पे. r will be equal to what?
ए बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा, एक तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये ए भी कैंसिल हो गया। देखो ए स्क्वायर का टर्म कहीं गायब लग रहा है, देखो जरा। Phi is lambda by 2 pi epsilon naught, or lambda square will be क्यों भाई? अच्छा ये ए तो होगा नहीं यहाँ पे, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए ही होगा, बिकॉज वाई फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिर्फ चार्ज का फैक्टर आना चाहिए, तो ए ही होगा सिर्फ। एंड यहाँ पे ए डी एक्स एरिया का वेक्टर, ओके, और एक ये भी तो होना चाहिए ना, आ गया, ठीक है, तो आंसर तो ठीक है ना। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो, अब इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करो, तो आपको लैम्डा ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा का इंटीग्रेशन is sin थीटा, sin पाई बाई 4 is 1 by root 2, तो this will be lambda a by 2 root 2 pi epsilon naught, ये आंसर, इसको छोड़ो। पर चेक करना पाई या कैंसिल होना चाहिए पाई का फैक्टर, एक बार खुद से करके देखना, ये पाई का फैक्टर कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे cos थीटा का टर्म नहीं आना चाहिए। सर इस क्वेश्चन को एक बार ओवरऑल कर दीजिए नेक्स्ट पे। रुको रुको, स्टार्टिंग से ही करते हैं फिर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये आपका स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर, और यहाँ पे एक स्क्वायर सरफेस है जिसका एक एंड वायर से ए डिस्टेंस पे है, दूसरा एंड वायर से √2 ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपको बताना है इस सरफेस में से फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और इसका एरिया हो जाएगा a times dx, because this height is also a times dx हो जाएगा इसका एरिया। Flux will be equal to integral of E dot dA. Electric field at that point would be lambda by, आर को एक्स लिख सकते हैं। R को x कैसे लिखेंगे, because x ये वाला डिस्टेंस है, मैंने कहा है ना x ये डिस्टेंस है, अच्छा ठीक है। lambda by 2 pi epsilon naught r, and area vector would be a times dx, and दोनों के बीच में एंगल is cos of theta, this का इंटीग्रल, and in this triangle this is a, this is x, this is r, this angle is theta, so cos theta 2 pi epsilon naught r a dx, cos theta I can write as a by x, isn't it? And x और r के बीच में रिलेशन अरे ए बाय आर होगा, a by r होगा, हाँ a by r, a by r, तो lambda a square dx by r square by 2 pi epsilon naught है।
और x और r के बीच में रिलेशन क्या है? x इज r sin थीटा, है ना? x is r sin theta. So dx is r cos theta d theta. अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है चीजें. If I write here lambda a square 2 pi epsilon naught r cos theta d थीटा बाई आर, फिर से हम लोग वहीं पे ही जा रहे हैं तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. लेट से a और r को कन्वर्ट करते हैं. a बाई r is equals to cos theta base by hypotenuse. So lambda a square by 2 pi epsilon naught ये आ रहा है ना. थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 4 तक. सो आपको लैम्डा ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. ये cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 sin 2 थीटा बाई 2, इसी का इंटीग्रल होता है ना 0 से पाई बाई 4 तक. होता है नहीं होता? यही होता है ना. हेलो. यस सर. साइन पाई बाई 4 जब हम डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 पाई बाई 2 1/2 हो जाएगा. साइन 0 0 हो जाएगा यहाँ पे. ये तो फैक्टर क्या है? और क्या है यहाँ पे देखने के लिए? ये वाला फैक्टर भी नहीं आना चाहिए. cos 2 थीटा 1/2 cos 2 थीटा इंटीग्रल sin 2 थीटा. बाकी सब तो सही है. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको पाई पाई का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. 16 आ जाएगा लैम्डा ए. ऑलराइट, ये देखते हैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे बिकॉज आप लोग की नेक्स्ट क्लास की भी टाइम हो जा रही है. नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास सर में हम वो लोग यहाँ से. इलेक्ट्रिक हाँ हाँ, फील्ड का वैल्यू कैसे लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो. एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाता है ना. एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है नहीं होता? यही होता है ना. उसी Yes, चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया. लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r बेसिकली. ठीक है, इसको यहीं से पिकअप करते हैं. कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रही है बट नेक्स्ट क्लास में इसको ट्राई कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से पिकअप करेंगे. एंड ये स्फीयर का भी देखते हैं ये क्यों 0 नहीं हो रहा था. ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे शायद से उससे क्लियर हो जाए. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ भी शुरू कर देंगे. ठीक है, चलो ऑलराइट, यहीं पे बने रहो. नेक्स्ट क्लास में यहीं से हो जाएगा. ठीक है.